हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल एज एजुकेशन। चैप्टर 5 के क्वेश्चंस करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एंड इन क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे अपना। तो आई होप आपने जो लास्ट जितने भी हमारे सेशंस हैं वो सारे आपने देखे होंगे। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप चाहिएगा वो देखिएगा। मैंने उसके जितने भी लिंक्स हैं वो अपने कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। बाकी आई होप आपने सारा ही कंटेंट हमारा देखा होगा, और अगर नहीं देखा है तो जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट हमने इसमें दे रखा है अपने चैनल पे। और आपके सारे मोस्टली जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी एग्ज़ाम से रिलेटेड आते हैं, जो क्वेश्चंस हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, वो सारे क्लियर होंगे। सो आप चाहिए और देखिए, और अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अगर आपने चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो फिर आज हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर 5, दैट इज़ स्लैब। तो स्लैब के क्वेश्चंस हमारे रहेंगे आज, जिसमें कि विल डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्शन पार्ट, steel reinforcement in slab, one-way slab, two-way slab, continuous slab, cantilever, flat slab, ribbed slab, circular slab and miscellaneous. ठीक है, so our first question is what does the thickness of slab primarily depend। ठीक है, तो ये क्वेश्चन करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि स्लैब होता क्या है। ठीक है, तो स्लैब जो है वो हमारा प्लेट मेंबर है स्लैब। ठीक है, इट इज़ अ प्लेट मेंबर, जो कि और किसी भी मेंबर को हम प्लेट मेंबर कब कहते हैं, जब उसकी थिकनेस है वो अदर डायमेंशन से बहुत कम होती है। ठीक है, इफ़ इट इज़ वेरी वेरी लेस देन द अदर डायमेंशन, यू कैन सी द लेंथ और द ब्रेथ, उससे कम होगी तो वो हमारा प्लेट मेंबर होता है। और जो स्लैब होता है इट इज़ अ फ्लेक्चर मेंबर। ठीक है, सो ये हमारा फ्लेक्चर मेंबर होता है। और जब भी हम स्लैब की डिज़ाइनिंग करते हैं तो उसको हम क्योंकि ये हमारा बड़ा मेंबर है, लंबा मेंबर होता है, इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा होती है, विड्थ बहुत ज़्यादा होती है, तो इसीलिए इसको हम क्या करते हैं कि एक छोटी इसको स्ट्रिप में कन्वर्ट करके लेते हैं और उसको बीम की तरह डिज़ाइनिंग करते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर सपोज़ हमारा ये स्लैब है तो इसमें मैं मान लूँगी कि मैंने छोटी सी 1 मीटर की स्ट्रिप ले ली है जिसकी विड्थ 1 मीटर है। ठीक है, सो 1 मीटर की विड्थ लेके इस पूरी स्लैब को डिज़ाइन किया जाता है, जिसको एक बीम के जैसे हम डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, तो किसी भी चीज़ की, किसी भी सेक्शन की हम डिज़ाइनिंग करते हैं, उसमें सबसे हमें क्या चाहिए होता है, फॉर डिज़ाइनिंग वी नीड क्या चाहिए है, हमें उसकी डायमेंशन चाहिए होती है, मीन्स डी, बिकॉज हम उसको 1 मीटर की विड्थ लेके चल रहे हैं, तो बी तो हमें पता है ऑलरेडी, हमें चाहिए इसमें उसकी डेप्थ और यू कैन से द थिकनेस। ठीक है, और उसमें कितना रेनफोर्समेंट आया ये चाहिए। सो ये दो चीज़ें चाहिए। इसके लिए हम लोग क्या करते थे बीम में, विल डू, कि हम लोग क्या करते थे, जो हमारा एम होता था वो निकाल लेते थे और उसको इक्वेट करते थे हमारे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस से। ठीक है, ऐसे ही बीम में करते थे। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस से हमें पता है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो लिमिटिंग वैल्यू होती है वो होती है KFC/BD²। ठीक है, इसको हम इस तरह से ये वैल्यू पुट करके यहाँ से हम MU के इक्वेट कर देते थे और हमारा D या B आ सकता था। उसमें B और D दोनों हमारे अननोन होते थे, बट यहाँ पे क्या एडवांटेज है कि B हमें पता है विच इज़ 1000 mm। ठीक है, तो हम यहाँ पे इजीली D निकाल लेंगे। बट एक प्रॉब्लम क्या आती है कि जब हम MU निकालते हैं, सो MU के लिए हमें क्या चाहिए है, डेड लोड और लाइव लोड, इनकी वजह से जो मोमेंट आ रहा है वो हम देखते हैं, बिकॉज ये मोमेंट कौन सा है, ये अप्लाइड लोड की वजह से मोमेंट है। ठीक है, सो हमें यहाँ पे, बट अगेन जब भी हम डेड लोड निकालेंगे तो हमें क्या चाहिए होता है, डेड लोड कैसे निकलता है हमारा, P/D इंटू द यूनिट वेट ऑफ कॉन्क्रीट, ये चाहिए होता है। सो इसके लिए अगेन हमें क्या चाहिए है, D चाहिए है। अब यहाँ पे भी हम D निकाल रहे हैं और अगेन हमें यहाँ D चाहिए। अगर हमें MU नहीं पता होगा तो ये D कैसे निकालेंगे। सो ये जो D होता है उसके लिए हमें एक ट्रायल डेप्थ कंसिडर करनी पड़ती है, जिसको कंसिडर करके हम MU निकालते हैं अपना, और उसके बेसिस पे फिर हमें जो रिक्वायर्ड डेप्थ है वो आती है। ठीक है, सो ये जो D होता है ये हमारा फाइंड आउट किया जाता है डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया के बेसिस पे।
डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया जो रहता है, बिकॉज हम ये मानते हैं, जो हमारे एक्सपेरिमेंट्स हैं उनसे ये पता चला है कि जो स्लैब होती है वो डिफ्लेक्शन में ज़्यादा क्रिटिकल होती है। ठीक है, वी नो कि हमने जब भी डिज़ाइनिंग पढ़ी थी LSM की, तो उसमें 2 क्राइटेरियाज थे। ठीक है, एक कोलैप्स का था और एक सर्विसिबिलिटी का था। ठीक है, तो सर्विसिबिलिटी में ही हमारा डिफ्लेक्शन आता है, डिफ्लेक्शन का क्राइटेरिया आता है। सो स्लैब के केस में डिफ्लेक्शन का क्राइटेरिया ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। एंड वी ऑल्सो नो कि यहाँ पे हमें एक ट्रायल डेप्थ चाहिए, तो अगर हम डिफ्लेक्शन के थ्रू कोई डेप्थ ले लें, ठीक है, और उसको देख लें, चेक कर लें कि वो बेंडिंग में सेफ़ है कि नहीं, तो वो डेप्थ हमारे लिए फ़ाइनल डेप्थ हो जाएगी। तो यहाँ से कोड में कुछ वैल्यूज़ दे रखी हैं डिफ्लेक्शन के क्राइटेरिया के बेसिस पे। अगर डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया की बात करेंगे तो उसकी बेसिस पे L इफ़ेक्टिव बाई टी की वैल्यूज़ दे रखी हैं हमारे पास। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ अलग अलग, जैसे जैसे आपकी बीम है, अगर आप सिंपली सपोर्टेड के जैसे डिज़ाइन कर रहे हैं, सिंपली सपोर्टेड बीम के जैसे आपने स्लैब को डिज़ाइन किया है, तो उसके लिए अलग वैल्यू है। ठीक है, कंटिन्यूअस के लिए अलग वैल्यू है, कैंटिलीवर के लिए अलग वैल्यू है, फिक्स्ड के लिए अलग वैल्यू। तो ये वैल्यूज़ आपकी अलग अलग हैं दी हुई। ठीक है, जैसे कि हमने बीम के केस में भी पढ़ी थी, जो हमारी मेन बीम थी 7, 20, 26, हम ये पढ़ते हैं ना बीम के केस में। सो यही वैल्यूज़ मॉडिफाइड करके स्लैब में हमें दी हुई हैं। ठीक है, इन वैल्यूज़ के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे वैसे वैसे हम देखेंगे कि L इफ़ेक्टिव बाई डी की वैल्यू सिंपली सपोर्टेड के लिए क्या रहती है, कंटिन्यूअस के लिए क्या रहती है। ठीक है, बट यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि L इफ़ेक्टिव जो है यहाँ पे, अब ये L इफ़ेक्टिव क्या है, L इफ़ेक्टिव हमारी जो इफ़ेक्टिव स्पैन होता है वो होता है। ठीक है, अब इस इफ़ेक्टिव स्पैन को हम ये नहीं कहेंगे कि अगर हमारी सपोज़ ये स्लैब है, ये दिस इज़ अ स्लैब, तो हम ये कह दें कि ये पूरी जो लेंथ है, ये पूरी लेंथ हमारी इफ़ेक्टिव स्पैन है। नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो ये L इफ़ेक्टिव की भी कंडीशंस दी हैं कि L इफ़ेक्टिव की वैल्यू हम क्या लेंगे। तो L इफ़ेक्टिव की वैल्यूज़ भी हम फाइंड आउट करते हैं ऑन द बेसिस कि हम सिंपली सपोर्टेड कंसिडर कर रहे हैं या कैंटिलीवर कंसिडर कर रहे हैं। तो इसकी भी वैल्यूज़ हमें दी हुई हैं। इसके बारे में भी हम आगे देखेंगे कि अलग अलग कंडीशंस के लिए L इफ़ेक्टिव की वैल्यू हम क्या क्या लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो कंडीशन दी है, यहाँ से हम L इफ़ेक्टिव ले लेंगे, और जब हमें L इफ़ेक्टिव पता चल जाएगा तो देन हम क्या फाइंड करेंगे, अपना वहाँ से डिफ्लेक्शन में जो L इफ़ेक्टिव बाई डी की वैल्यूज़ दे रखी हैं उससे इक्वेट करके हम D फाइंड कर लेंगे। और इस D को विल पुट दिस D, इससे हम क्या करेंगे, अपना जो हमारा MU है वो फाइंड कर लेंगे। ठीक है, MU फाइंड करेंगे और इस MU को MU लिमिटिंग के इक्वेट करके यहाँ से हमारा D रिक्वायर्ड आ जाएगा। ठीक है, एंड दिस D रिक्वायर्ड शुड बी लेस देन और इक्वल टू जो हमने D प्रोवाइड किया था। ठीक है, जो ये वाली D की वैल्यू थी ये प्रोवाइडेड थी, और यहाँ से इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू D प्रोवाइडेड होना चाहिए। अगर ये ऐसा आ गया तो हमारा जो D हमने प्रोवाइड किया था वो सही आ जाएगा, सेफ़ आ जाएगा। ठीक है, बट अगर ये वैल्यू हमारी ज़्यादा आ गई तो हम क्या करेंगे, जो बड़ी हुई वैल्यू उसको ले लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारी डिज़ाइनिंग रहती है, और हम यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं MU रख के। और जब हमारी डेप्थ आ गई, अब हमारा AST कैसे आएगा, तो AST के लिए सो फॉर AST क्या करेंगे हम, बिकॉज हमें MU पता है, तो 0.87 FY AST जो हमने बीम में देखा था T माइनस FY बाई FC के AST बाई P, इस फॉर्मूले से हम यहाँ से AST फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, अब AST को हम प्रोवाइड कैसे करते हैं, हम डाया मान लेते हैं 5। ठीक, तो जब अभी हम स्लैब में डाया मानते हैं तो वो हम मानते हैं कि अगर हम माइल्ड स्टील ले रहे हैं तो दिस डाया शुड नॉट बी लेस देन 10 mm। ठीक है, 10 mm से कम नहीं होना चाहिए डाया की वैल्यू। और अगर HYSD आप ले रहे हो, HYSD, सो दिस शुड नॉट बी लेस देन 8 mm। ठीक है, तो इस तरह से है कि वैल्यू इतनी से कम नहीं होना चाहिए। आप यहाँ से डाया कंसिडर कर लोगे। ठीक है, और उसकी बेसिस पे आप क्या करोगे, स्पेसिंग फाइंड आउट कर लोगे। वी नो कि स्पेसिंग क्या होती है, हमें पता है कि 1000 की थिकनेस है, उसमें हम AST अपॉन π/4 फाई स्क्वायर जो आपने कंसिडर किया है, तो यहाँ से आपकी स्पेसिंग आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, हमें स्पेसिंग पता है और हमने कितना डाया का बार लिया वो पता है, बस वो क्या करेंगे कि 1 मीटर की लेंथ में हमें पता है कि 1 मीटर की लेंथ में इतनी स्पेसिंग पे हमें रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करनी है मेन बार की।
वो हम प्रोवाइड कर देंगे। और ऐसे ही पूरी लेंथ में या पूरी जो भी हमारी विड्थ है स्लैब की, उसमें पूरे विड्थ में वो रेनफोर्समेंट डाल दी जाएगी। ठीक है, ये पूरा प्रोसीजर होता है स्लैब का। ओके, ना अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं और आगे जितने भी पॉइंट्स आएंगे वो क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग देख लेंगे। ठीक है, नाउ आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज़ कि ऑन व्हाट डज द थिकनेस ऑफ अ स्लैब प्राइमरली डिपेंड। तो प्राइमरली किस पे डिपेंड करती है थिकनेस? अभी हमने देखा कि थिकनेस जो मेनली सबसे पहले हम लोग कंसिडर करते हैं वो डिफ्लेक्शन के बेसिस पे ही कंसिडर करते हैं। तो इसीलिए हमारा जो थिकनेस डिपेंड करेगा प्राइमरली वो करेगा डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया पे। ठीक है, सो आंसर विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द थिकनेस ऑफ आरसीसी रूफ स्लैब में रेंज फ्रॉम। ये थिकनेस कहाँ से कहाँ तक रेंज होती है आरसीसी स्लैब की? ठीक है, तो ये जो थिकनेस होती है, वैसे तो जनरली हमारी जो थिकनेस रहती है वो जो हम प्रोवाइड कर सकते हैं जितनी, वो हम प्रोवाइड कर सकते हैं 90 mm टू 300 mm तक। ठीक है, थिकनेस हम दे सकते हैं इतनी अपनी स्लैब की। ठीक, बट जर्नली जब भी हम अगर आरसी रूफ्स वगैरह बनाते हैं तो जर्नली हम लोग 150 mm से ज़्यादा नहीं देते। ठीक है, तो 150 mm से ज़्यादा जर्नली नहीं देते। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, इसको मैं ठीक कर देती हूँ। तो जर्नली हम क्या करते हैं 150 mm से ज़्यादा नहीं देते हैं। ठीक है, तो आंसर हमारा हो जाएगा 60 to 70, 80 to 150 mm हो जाएगा, ऑप्शन टी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। शेयर एंड बॉन्ड स्ट्रेसेस ऑफ सिंपली सपोर्टेड स्लैब्स इज़। ठीक है, तो स्लैब में एक बात आपको और याद रखनी है कि स्लैब्स में हम लोग क्या करते हैं कि स्लैब को हम मानते हैं कि वो शेयर में बहुत स्ट्रांग होती है। ठीक है, तो इसीलिए शेयर के लिए डिज़ाइन भी नहीं करी जाती है। स्लैब को जस्ट शेयर के लिए चेक किया जाता है, जैसे कि हम बीम में डिज़ाइनिंग कर रहे थे। ठीक है, ऐसे ही फॉर स्लैब मैं लिख देती हूँ कि फॉर स्लैब इट इज़ नॉट डिज़ाइन फॉर शेयर। ठीक है, ओनली चेक करते हैं शेयर में कि वो हमारा जो भी सर्टन वैल्यू है इससे ज़्यादा ना हो। ठीक है, सिर्फ चेकिंग करी जाती है शेयर में, इसकी डिज़ाइनिंग नहीं होती है। तो क्योंकि इसके जो शेयर और जो बॉन्ड स्ट्रेसेस आते हैं वो बहुत कम आते हैं स्लैब के अंदर। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन आपका हो जाएगा वेरी लो। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द टाइप ऑफ स्लैब। स्लैब का कौन सा टाइप नहीं है? ठीक है, तो डिज़ाइनिंग के पर्पज़ से देखेंगे अगर हम, वैसे तो बहुत सारे स्लैब्स होती हैं बट डिज़ाइनिंग के पर्पज़ से हमने देखी हैं कि 2 स्लैब्स होती हैं, एक होती है 1 वे स्लैब, ठीक है, और एक होती है 2 वे स्लैब। इसको भी हम देख लेते हैं। ठीक है, 1 वे स्लैब किसे हम कहते हैं? 1 वे स्लैब वो स्लैब होती है जो कि सिर्फ एक ही डायरेक्शन में बेंड होती है। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ कि एक बीम इधर है और ये एक बीम इधर है, ठीक, तो हमारी जो बिकॉज़ ये दोनों साइड से इधर और इधर सपोर्टेड है, तो जो हमारा डिफ्लेक्शन आएगा वो इस साइड पे आएगा। ठीक है, तो इसी तरह से हम कंसिडर करते हैं कि ये जो स्लैब होती है 1 वे स्लैब, वो हमारी एक डायरेक्शन में, इसको मैं अगर LX मानो, ये LY है, तो ये एक ही डायरेक्शन में हमारी जो है वो बेंड होती है, तो इसलिए इसको हमने 1 वे स्लैब बोला है। या डिफ्लेक्शन जो आता है वो एक डायरेक्शन पे ज़्यादा आता है, इस वजह से इसको 1 वे बोलते हैं। बट अगर हम 2 वे स्लैब की बात करेंगे, ठीक है, तो 2 वे में दोनों ही डायरेक्शंस में जो डिफ्लेक्शन आता है वो इक्वली आता है, इसलिए इसमें दोनों डायरेक्शंस ही इम्पॉर्टेंट होती हैं हमारी। ठीक है, इसमें क्या होता है जब 1 वे स्लैब की बात कर रहे हैं तो जो हमारा जो LX है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो LX वाला जो होता है वैसे तो वो दोनों में ही इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन 1 में हम लोग LX को ही लेके चलते हैं। ठीक है, जो हमारी शॉर्टर साइड होती है, सो LX विल बी द शॉर्टर साइड, इट विल बी द शॉर्टर साइड। ठीक है, और LY जो होती है हमारी वो लॉन्गर साइड लेते हैं हम लोग। इसको मान के चलते हैं कि LX जो है वो शॉर्टर साइड है, LY जो है वो लॉन्गर साइड है। और जब भी हम
इसका करेंगे ना टू वे स्लैब का, तो टू वे स्लैब में LX और LY हमारे दोनों रहेंगे। और डिज़ाइनिंग जब हम करेंगे देखेंगे आगे चल के, तो इसमें भी LX इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। इसमें भी हम लोग वैल्यूज़ निकालते हैं X और Y दोनों डायरेक्शंस में, बट LX में वैल्यूज़ ज़्यादा आती हैं, तो इसलिए LX जो है वो वहाँ पे ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। इसका मैं अगर आपको अगर देखो तो इसमें क्या होता है ना, अगर इसको आप थोड़ा सा भी समझोगे ना, तो क्योंकि दोनों डायरेक्शन में हम क्या करते हैं, दोनों डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन इक्वली आता है, तो हम दोनों डायरेक्शन में एक स्ट्रिप मान लेते हैं 1 मीटर की, 1 मीटर थिकनेस की एक स्ट्रिप मान लेते हैं टू वे स्लैब में, ठीक है। तो जब भी हम टू वे स्लैब करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो सेंटर का पोर्शन है हमारा, ठीक है, ये जो सेंटर का पोर्शन है ये दोनों ही स्ट्रिप्स में आ रहा है, कॉमन है, ठीक है। तो इस पोर्शन पे जो भी डिफ्लेक्शन आता है हमारा डेल्टा वाई आएगा इस स्ट्रिप के हिसाब से, इसकी एक्स के हिसाब से देखें तो डेल्टा एक्स आएगा। ये दोनों ही जो है डेल्टा एक्स डेल्टा वाई सेम आएंगे, ठीक है, बिकॉज ये सेंटर पे है, दोनों ही स्ट्रिप्स में आ रहे हैं, कॉमन है, और दोनों पे ही मैक्सिमम होगा। अगर हम सिंपली सपोज की बात करें तो सेंटर पे हमारा जो बेंडिंग मोमेंट होता है वो मैक्सिमम होता है, तो हम कह सकते हैं कि डिफ्लेक्शन भी सेंटर पे मैक्सिमम आएगा, ठीक है। तो जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा वो सेंटर पे आएगा और दोनों में इक्वल आएगा। तो एक हमारा रैंकाइन ग्राशॉफ फार्मूला होता है जो कि हम टू वे स्लैब में यूज़ करते हैं, ठीक है, रैंकाइन ग्राशॉफ फार्मूला, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग जो हमारा WX निकलता है X डायरेक्शन में, वो निकलता है r⁴/1 + r⁴ इंटू W, ठीक है। और जो WY निकलता है वो निकलता है 1/1 + r⁴ इंटू W, ठीक है। इसका पूरा डेरिवेशन है बट मैं आपको शॉर्ट में समझा रही हूँ, ये इस तरह से निकलता है। तो इसलिए आप यहाँ देख रहे हैं कि जो WX है वो ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, बिकॉज R जो यहाँ R होता है वो होता है LY/LX, ठीक है। तो ये LY/LX होता है। और ये तो अगर आप देखो ना कि अगर R की वैल्यू सपोज़ 1 है और सपोज़ 2 है या 3 है, तो W की वैल्यू ज़्यादा आएगी बिकॉज r⁴ पे ये डिपेंड कर रहा है, और ये इसमें क्या है 1 + r⁴ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो WX हमारा ज़्यादा आ रहा है, मीन्स W जो हमारी X डायरेक्शन है उसके ऊपर लोड ज़्यादा आएगा, ठीक है, लोड ऑन X विल बी मोर, जिसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा जो X साइड है या जो हमारी शॉर्टर साइड है वो ज़्यादा क्रिटिकल हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्रिटिकल हो जाएगी, इस वजह से जो X साइड है जब भी हम MX निकालेंगे इनकी WX के बाद, अब हम यहाँ से क्या करते हैं MX निकालते हैं, MY निकालते हैं, ठीक है। इन्हीं को लेके तो फिर हम लोग उसको इक्वेट करेंगे, MX को इक्वेट करते हैं वहाँ पर M लिमिटिंग से, तो फिर यहाँ से D फाइंड करते हैं, ठीक है। तो इसलिए X जो होता है वो हमारा क्रिटिकल हो जाता है क्योंकि उस पर लोड ज़्यादा आ रहा है, वहाँ पे अगर डिफ्लेक्शन आएगा तो ज़्यादा आएगा, फेलियर के चांसेस ज़्यादा होंगे। इस वजह से जो हमारा शॉर्टर स्पैन है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है, टू वे स्पैन में भी और वन वे स्पैन में भी वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और एक चीज़ और याद रखिए कि जब जो वन वे और टू वे में जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि जो आपका LY/LX का रेशियो होता है, वन वे के केस में LY/LX जो है वो आपका ग्रेटर देन 2 रहता है, और टू वे में LY/LX का रेशियो <<2 रहता है, ठीक है। जब ये रेशियो <<2 रहेगा तो वो आपकी टू वे स्लैब कहलाएगी, और इफ़ इट इज़ मोर देन 2 दैन इट इज़ वन वे स्लैब। सो आई होप आपको ये समझ में आया है। तो दिस इज़ द बेसिक ऑफ स्लैब, ये तो आपको पता होना ही चाहिए, ठीक है। तो आपने देख लिया कि वन वे स्लैब भी होती है, थ्री वे स्लैब नहीं होती है, टू वे स्लैब होती है, और ये देखना RV स्लैब भी होती है। RV स्लैब जो होती है, जो हम लोग RC स्लैब बनाते हैं, रेनफोर्स कंक्रीट स्लैब, ये होती है रेनफोर्स ब्रिक स्लैब, ठीक है। तो ये RV जो स्लैब है ये है रेनफोर्स्ड ब्रिक स्लैब, ठीक है, ये रेनफोर्स ब्रिक स्लैब है। जनरली इसमें क्या करते हैं कि कंक्रीट की जगह हम लोग ब्रिक्स का यूज़ करते हैं। सो ट्रेडिशनली ये पहले यूज़ किया जाता था, बट अब भी इसका यूज़ नहीं किया जाता क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ कम होती है कंपेयर टू RC, तो इस वजह से इसको हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। बहुत ही रेयर जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनमें इसका यूज़ किया जाता है, बट इसका यूज़ अब आजकल ज़्यादा नहीं करते हैं हम लोग, ठीक है। तो थ्री वे स्लैब हमारा नहीं है, सो इसमें अगर आंसर की बात करेंगे तो थ्री वे स्लैब हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द इफेक्टिव स्पैन ऑफ अ सिंपली सपोर्टेड स्लैब इज़, जो इफेक्टिव स्पैन है सिंपली सपोर्टेड स्लैब का वो क्या है। जैसे कि अभी हमने देखा कि जब भी हम L इफेक्टिव बाई T जो डिफ्लेक्शन का क्राइटेरिया है
उसमें जब हम लोग देखते हैं तो हमें एल इफेक्टिव की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये एल इफेक्टिव की जो वैल्यू है वो अलग अलग हमारे सिंपली सपोर्ट के लिए अलग वैल्यूज़ हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। तो हमने इसको डिस्क्राइब किया है कि अगर आप सिंपली सपोर्टेड की बात कर रहे हो तो एल इफेक्टिव की जो वैल्यू रहती है आपकी, अगर ये आपकी स्लैब है, ठीक है, एंड इट इज़ सपोर्टेड ऑन दीज सपोर्ट्स, सिंपली सपोर्ट्स पे ये जो है वो सपोर्टेड है, ठीक है। इसकी थिकनेस आपकी है W, मैं मान रही हूँ कि तो जो दोनों सपोर्ट्स हैं उनकी विड्थ सेम है, ये अलग अलग भी हो सकती है, ठीक है। अगर मैं चलो मैं इसको W1 और इसको W2 मानती हूँ, ठीक। तो और एंड दिस ये जो डिस्टेंस है ये L0 है, इसको हम लोग बोलते हैं क्लियर स्पैन। तो एल इफेक्टिव इस केस में आपका जो एल इफेक्टिव हो जाएगा वो हो जाएगा आपका L0 प्लस W1/2 प्लस W1/2, ठीक है, या फिर L0 प्लस D आपकी क्या हो जाती है, ये जो भी आपकी थिकनेस हो जाती है स्लैब की वो, ठीक है। तो इन दोनों में से जो भी वैल्यू आपकी मिनिमम रहेगी वो आपका एल इफेक्टिव हो जाएगा फॉर द सिंपली सपोर्टेड केस, ठीक है। ऐसे ही अलग अलग सारे उसके लिए भी दिए हुए हैं, अगर मैं आपको सारी चीज़ें बता देती हूँ, ठीक। सो नेक्स्ट है कंटिन्यूअस एंड फिक्स सपोर्ट, ठीक है। तो कंटिन्यूअस और फिक्स्ड में कुछ कंडीशंस होती हैं, ठीक है। पहली कंडीशन ये होती है कि अगर आपकी जो विड्थ है, सपोर्ट की जो विड्थ है वो अगर लेस देन एंड इक्वल्स टू L0/12 हो गई, तो उस केस में आप जो एल इफेक्टिव निकालोगे वो आपका हो जाएगा L0 प्लस W और L0 प्लस D, इन दोनों में से जो भी मिनिमम आपका रहता है वो, ठीक है। इफ़ W आपका L0 बाई कोई भी, जैसे कि अब यहाँ पे W की बात हो रही है, बट हमने क्योंकि अलग अलग सपोर्ट्स लिए हैं तो हम कह सकते हैं कि जिस भी सपोर्ट की वैल्यू हमारे L0/12 से अगर कम है, कोई सी भी एक की, ठीक है, तो आप जो कंडीशन लोगे वो सिंपली जो आप सिंपली सपोर्टेड में ले रहे थे वो कंडीशन ले लोगे, ठीक है। इसको आप सिंपली सपोर्ट की जैसे ही ट्रीट करोगे अगर आपकी इस तरह से आ गई है, ठीक है, इसमें से मिनिमम। बट अगर आपका क्या है W मोर देन L0/12 हो गया, ठीक है, तो इन दैट केस फिर से दो कंडीशन बन जाती हैं। पहली कंडीशन ये हो जाती है कि अगर आपका फर्स्ट एंड वन एंड अगर आपका फिक्स है, वन एंड फिक्स है एंड अदर इज कंटिन्यूअस, ठीक है, अदर एंड आपका कंटिन्यूअस है और बोथ एंड कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, बोथ एंड कॉन्टिन्यूअस है, इन दैट केस जो आपकी एल इफेक्टिव की वैल्यू होती है वो आप L0 के बराबर ले लेते हो, ठीक है। तो इस केस में एल इफेक्टिव की वैल्यू L0 के बराबर होती है, ठीक है। कैसे कंडीशन हो सकती है कि वन एंड फिक्स है एंड द अदर एंड इज़ कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, इस तरह से है सपोर्ट्स, या फिर दोनों ही एंड्स आपके कॉन्टिन्यूअस हैं। तो ये दोनों कंडीशन अगर होंगी तो उसमें आप एल इफेक्टिव को L0 मान लोगे, ठीक है। दूसरी कंडीशन जो थी आपकी वो ये थी कि अगर इफ़ वन एंड इज़ हिंज्ड एंड अदर इज़ कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, अदर जो है वो आपका कॉन्टिन्यूअस है। सो एक एंड आपका हिंज है लाइक दिस और जो अदर एंड है वो आपका कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है, ये पूरी स्लैब आपके यहाँ तक जा रही है। सो इन दैट केस ये L0 है सपोज, ठीक है, ये W है, ये भी W है, तो यहाँ पे आपका जो एल इफेक्टिव आ जाएगा वो आ जाएगा L0 प्लस W/2 और L0 प्लस D/2, ठीक है। इसमें से जो भी मिनिमम वैल्यू होगी वो आप एल इफेक्टिव ले लोगे। तो ये दो कंडीशंस बनती हैं आपकी, चाहे वो आपका कंटिन्यूअस सपोर्ट हो या फिक्स सपोर्ट हो, तो इसमें ये दो कंडीशंस आप याद रखिएगा, ठीक है। जो तीसरा आपका रहता है वो रहता है फिक्स्ड सपोर्ट, तो सॉरी फिक्स सपोर्ट नहीं, कैंटिलीवर सपोर्ट, ठीक है। तो फिक्स्ड और कंटिन्यूअस तो हमने देख लिया। कैंटिलीवर जो सपोर्ट है, कैंटिलीवर जो सपोर्ट है आपका, उस केस में ये बिल्कुल ही सेम जो लास्ट वाला जो आपका ऑप्शन है जिसमें कि आप एक हिंज मान रहे हो एक कंटिन्यूअस, बिल्कुल सेम आप वैसे ही कर लेते हो। इसमें आप एल इफेक्टिव को L0 प्लस D/2 और L0 प्लस W/2 लेके चलते हो, ठीक है, इस तरह से आप फाइंड आउट कर लेते हो। तो ये कंडीशन है एल इफेक्टिव की। हमसे क्या पूछा था, सिंपली सपोर्टेड, तो सिंपली सपोर्टेड में हमारा क्या रहेगा, क्लियर डिस्टेंस एंड द सम ऑफ द
हाफ ऑफ द सपोर्ट्स, ठीक है, जो विड्थ है सपोर्ट की उनका हाफ अगर ये दोनों सपोर्ट सेम है, मतलब W1 अगर हम कहें इफ़ W1 इक्वल्स टू W2, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं L0 प्लस W, ठीक है, और L0 प्लस T ऐसे भी लिख सकते हैं L इफेक्टिव को, इस कंडीशन को, ठीक है। तो क्लियर डिस्टेंस बिटवीन द इनर फेसेस ऑफ द वॉल्स प्लस ट्वाइस द थिकनेस ऑफ द वॉल्स, नो ये तो गलत है। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ बेयरिंग्स, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। क्लियर स्पैन प्लस इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द स्लैब, ठीक है, या तो ये या तो ये, तो क्लियर स्पैन और इफेक्टिव डेप्थ यहाँ से हमें पता चल रहा है, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डेड लोड ऑफ अ RCC स्लैब ऑफ थिकनेस 120 mm, ठीक है। तो RCC स्लैब है जिसकी थिकनेस कितनी दे रखी है आपको 120 mm, मीन्स हमारे पास जो D की वैल्यू है वो है 120 mm और हमें फाइंड करना है डेड लोड, ठीक है। वी नो कि जो डेड लोड होता है वो आपका होता है B इंटू कैपिटल D इंटू दिस द यूनिट वेट ऑफ द कॉन्क्रीट, ठीक है। सो यूनिट वेट ऑफ कॉन्क्रीट आप ले लेते हो। सो वी नो कि यूनिट वेट आपका कॉन्क्रीट का क्या रहता है, देखो यहाँ पे थिकनेस दे रखी है, तो इस थिकनेस में आपका ये टोटल डेप्थ होगी थिकनेस, ठीक है। थिकनेस में आपको क्या होगा, स्मॉल d तो आपकी इफेक्टिव डेप्थ है, ठीक, और कैपिटल D जो होती है वो आपकी ओवरऑल डेप्थ होती है जो कि आपकी थिकनेस होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये कैपिटल D दिया है, ठीक, कैपिटल D, तो आप यहाँ से डायरेक्टली वैल्यू पुट करोगे क्योंकि B आपको पता है, B तो आपको 1000 है, D आपका 120 है, एंड व्हाट इज़ गामा इज़ 25, तो RCC के लिए गामा की वैल्यू 25 होती है। यहाँ से इसको कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग, ठीक है। 25 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो आपका आ जाएगा 0 1 2 3 4, ठीक है, न्यूटन पर mm², ओके। जब हम इसको किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में करेंगे तो ये हो जाएगा 3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन रेनफोर्समेंट ऑफ अ RC स्लैब कंसिस्ट ऑफ 10 mm बार्स एट 100 mm स्पेसिंग, if it is desired to replace 10 mm bars by 12 mm bars then the spacing of 12 mm bars, ठीक है। कह रहे हैं कि जब आपने 10 mm की बार यूज़ करी तो आपने 100 mm की स्पेसिंग दी, अगर इसी को हम 10 को 12 mm कर दें तो कितनी स्पेसिंग देनी होगी। सो अभी पीछे मैंने देखा कि जो स्पेसिंग हम निकाल रहे हैं मेन बार्स की स्पेसिंग, वो हमारी क्या है, स्पेसिंग है इट इज़ 1000 डिवाइडेड बाई AST अपॉन π/4 इंटू π², ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा फॉर्मूला है वो है इस तरह से, ठीक है, इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं। सो यहाँ से हम देख रहे हैं कि जो S है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शन है π² के, ठीक है। सो वी नो कि इसको हम लिख सकते हैं S1 अपॉन S2 इज इक्वल्स टू π1 अपॉन π2, इसको स्क्वायर कर लेंगे। सो वी नो कि जब आपका 10 mm का बार था तो कितनी स्पेसिंग थी 100 mm, तो 100 mm अपॉन S2 इक्वल्स टू 10 अपॉन 12, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे S2 निकाल लेंगे जो कि हो जाएगा हमारे पास सी, आपकी स्पेसिंग आ जाएगी, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, a reinforced concrete slab is 75 mm thick, the maximum size of reinforcement bar that can be used, अगर हमारी ये जो थिकनेस है वो 75 mm थिकनेस है तो व्हाट इज़ द मैक्सिमम साइज़ ऑफ रेनफोर्समेंट। सो कोड ने हमें दिया है, IS कोड ने बोला है
कि जो आप मैक्सिमम साइज़ ऑफ जो रेनफोर्समेंट रहेगा, ठीक है, स्लैब के केस में दिस मैक्सिमम साइज ऑफ रेनफोर्समेंट इट शुड नॉट बी मोर देन D/8, ठीक है। तो जो भी आपकी थिकनेस है स्लैब की उससे 8 टाइम्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो वी नो कि जो थिकनेस है आपकी, तो मैक्सिमम आपका टायर कितना हो जाएगा, अगर मैं इसको इक्वेट करूँ एंड थिकनेस है 75/8, तो ये कितना हो जाएगा 9.3 समथिंग, ठीक है। सो इसमें हम लिख सकते हैं ऑप्शन हमारा आ जाएगा, बिकॉज 9.3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, सो ऑप्शन हमारा 8 हो जाएगा, ठीक है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ स्लैब द मिनिमम रेनफोर्समेंट यूजिंग स्टील ऑफ ग्रेड Fe415 इज़, अगर हम Fe415 ग्रेड ऑफ स्टील यूज़ कर रहे हैं, सो मिनिमम रेनफोर्समेंट हमारी कितनी रहेगी, ठीक है। तो कोड ने हमें मिनिमम और मैक्सिमम दोनों रेनफोर्समेंट बोला है, ठीक है। जब हम AST फाइंड आउट कर रहे थे, तो इस AST को हम पहले चेक करेंगे कि ये AST मिनिमम से कम तो नहीं है, ठीक है। तो AST शुड बी मोर देन AST मिनिमम, ठीक है। एंड इसकी जो वैल्यू है वो कोड में दे रखी है कि 0.15% अगर आप माइल्ड स्टील यूज़ कर रहे हो तो होगा, ठीक है। और अगर आप HYSD यूज़ कर रहे हो तो आपका 0.12% रहेगा। तो HYSD के केस में 0.12 रहता है, माइल्ड के लिए 0.15% आप मिनिमम रेनफोर्समेंट दोगे। तो यहीं पे आपका क्या ऑप्शन हो जाएगा, 0.12% ऑफ ग्रॉस एरिया, ठीक है। ये ग्रॉस जो आपका एरिया होता है उसका 0.12% होता है, तो ऑप्शन ए हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ स्लैब द पिच ऑफ द मेन रेनफोर्समेंट शुड नॉट एक्सीड इट्स इफेक्टिव डेप्थ, ठीक है। तो जो हमने स्पेसिंग निकाली थी अभी, जो हमने देखी थी, विच इज़ 1000/AST/π/4 × π², इसकी कुछ वैल्यूज़ हैं कि अगर आप मेन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, तो उसकी वैल्यूज़, जो स्पेसिंग की वैल्यूज़ हैं, इसकी कुछ लिमिटेशन है। ये जो वैल्यू है इट शुड नॉट बी मोर देन 300 mm और 3T, ठीक है। इसमें से जो भी आपकी मिनिमम वैल्यू आएगी उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपकी कंडीशन है स्पेसिंग की। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछ रहा है, मेन रेनफोर्समेंट शुड नॉट एक्सीड इट्स इफेक्टिव डेप्थ। इफेक्टिव डेप्थ क्या है, 3D से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो ऑप्शन 3 हो जाए, ऑप्शन ए हो जाएगा 3 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट इन अ सिंपली सपोर्टेड RC स्लैब इज़ प्रोवाइडेड टू डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है। अब नाउ यू नो, जैसे कि अभी हमने स्लैब में जो रेनफोर्समेंट देखी वो मेन रेनफोर्समेंट थी जो ST के थ्रू हम निकाल रहे थे, ठीक है। बट एक हम डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अगर हम ये देखें, ये हमारा सपोज LX है और ये LY है, ठीक है। तो इसमें हम पहले मेन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे जो हमने AST के थ्रू फॉर्मूला से निकाली है, MU = MU लिमिट करके, वो हम प्रोवाइड करते हैं अलॉन्ग द शॉर्टर स्पैन, ठीक है। हमारी जो मेन रेनफोर्समेंट होती है वो अलॉन्ग द शॉर्टर स्पैन ऐसे करके हमने प्रोवाइड कर दी, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, ये है मेन रेनफोर्समेंट। बट हम एक रेनफोर्समेंट और प्रोवाइड करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी रेनफोर्समेंट, जो कि हमारी शॉर्टर स्पैन के ट्रांसवर्स डायरेक्शन में होती है, ठीक है। इसके ऑपोजिट, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो हम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी रेनफोर्समेंट, ठीक है। और इसी को ही जो सेकेंडरी रेनफोर्समेंट है इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट भी बोलते हैं, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन बार्स भी बोलते हैं, इसको हम लोग टेम्परेचर रेनफोर्समेंट भी बोलते हैं, ठीक है। इसको श्रिंकेज रेनफोर्समेंट भी कहा जाता है और इसको ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट भी कहते हैं, ठीक है। तो इसके बहुत सारे नाम होते हैं। अब ये रेनफोर्समेंट हम प्रोवाइड भी करते हैं, ये रेनफोर्समेंट हम इसलिए प्रोवाइड करते हैं कि जो हमारी स्लैब्स होती हैं उसमें क्रैक्स आते हैं, ठीक
ठीक है। और वो क्रैक्स जनरली हमारे थर्मल स्ट्रेसेस की वजह से आते हैं या फिर श्रिंकेज की वजह से आते हैं। सो ड्यू टू श्रिंकेज एंड टेम्परेचर इफेक्ट, ठीक है, इसकी वजह से क्या होते हैं, क्रैक्स आ जाते हैं हमारी कंक्रीट में, ठीक है। एंड दीज क्रैक्स आर टेंशन क्रैक्स, ठीक है। तो ये टेंसाइल नेचर के क्रैक्स होते हैं। तो ये टेंसाइल क्रैक्स हमारे डेवलप होते हैं ड्यू टू श्रिंकेज और टेम्परेचर, ठीक है। तो इसी को कंट्रोल करने के लिए, इसी को ठीक है, इसी को हम हटाने के लिए, कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। एंड दिस रेनफोर्समेंट इज़ डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट, ठीक है। और इसकी वैल्यू आपको दी हुई है कि ये आप AST मिनिमम तक प्रोवाइड करोगे, ठीक है। AST मिनिमम आपको पता है कितना है, 0.15% ऑफ ग्रॉस एरिया। ये आप माइल्ड के लिए करोगे, माइल्ड स्टील, एंड 0.12% ऑफ ग्रॉस एरिया फॉर HYSD बार, ठीक है। ये इतना प्रोवाइड आप कर देंगे। तो ये आपका रहता है। बाकी इसके और भी रीज़न से प्रोवाइड करने के, इसको इसलिए भी प्रोवाइड करते हैं कि जो आपकी मेन बार्स हैं वो अच्छे से बंध ही रहें, ठीक है, इसलिए भी प्रोवाइड किया जाता है। स्ट्रेंथ भी बढ़ती है इनसे। तो ये सारे रीज़न्स हैं आपके, ठीक है। तो पूछ रहा है कि क्यों प्रोवाइड करते हैं इनर, सो लोड के लिए, हाँ लोड भी लेती हैं, टेम्परेचर स्ट्रेसेस भी लेती हैं और श्रिंकेज स्ट्रेसेस भी लेती हैं। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील इन RCC स्लैब यूजिंग माइल्ड स्टील रेनफोर्समेंट इज़ गिवन बाय, ठीक है। मिनिमम रेनफोर्समेंट आपको प्रोवाइड करनी है और माइल्ड स्टील यूज़ कर रहे हो। सो वी नो कि माइल्ड स्टील में मिनिमम रेनफोर्समेंट में कितना होता है आपका, 0.15% ऑफ टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया या ग्रॉस एरिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर अ रेनफोर्स्ड कंक्रीट स्लैब द डिफ्लेक्शन फॉर डिज़ाइन अकॉर्डिंग टू IS 456 इज़ लिमिटेड टू। डिफ्लेक्शन जो है आपका वो कितना होना चाहिए IS 456 के अकॉर्डिंग, अगर आप RCC की स्लैब बना रहे हो। देखो ये चीज़ हमने बीम में भी पढ़ी थी कि 2 टाइप की लिमिटेशंस होती हैं डिफ्लेक्शन की, ठीक है। पहली लिमिटेशन ये होती है जब आपने स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है, तो उसमें बिना कोई, आपने कोई भी लोड उसके ऊपर लाइव लोड नहीं आ रहा, आपने फिनिशिंग वगैरह सब कर दी, उसके बाद उस स्ट्रक्चर में कितना डिफ्लेक्शन आ सकता है, वो वैल्यू भी हमने देखी थी कि दैट डिफ्लेक्शन जो है, जो डिफ्लेक्शन जो होता है, इट शुड नॉट बी मोर देन स्पैन बाय 350। ये देखी थी ना हमने वैल्यू, स्पैन बाय 350, ठीक है। और दूसरी हमने एक वैल्यू देखी थी कि जो फाइनल डिफ्लेक्शन है वो इट शुड नॉट बी मोर देन स्पैन बाय 250, ठीक है। तो इसको अगर हम परसेंटेज में देख लें तो कितना हो जाएगा, 250 को आप डिवाइड करोगे कितना होगा, तो ये आपका समथिंग 0.4% ऑफ स्पैन हो जाएगा, ठीक है। इसी को आप 0.4% ऑफ स्पैन भी लिख सकते हो, ठीक है। आंसर आपका आ जाएगा C। तो इस तरह से ये फाइनल डिफ्लेक्शन आपका होता है कि किसी भी स्ट्रक्चर में कितना ज़्यादा डिफ्लेक्शन आ सकता है, ठीक है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, इससे ज़्यादा डिफ्लेक्शन नहीं आएगा। तो ये डिफ्लेक्शन आपको देख के चलना है, दिस इज़ द फाइनल। तो यही यहाँ पे यही पूछा था, 0.4% ऑफ स्पैन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम डाया ऑफ द रेनफोर्सिंग बार इन अ स्लैब एंड द टोटल थिकनेस ऑफ द स्लैब शुड नॉट एक्सीड। जो मैक्सिमम डाया है रेनफोर्सिंग बार का स्लैब में और जो टोटल थिकनेस है स्लैब की, वो एक्सीड नहीं करनी चाहिए। सो वी नो, अभी देखा हमने, ठीक है, कि जो हमारा जो मैक्सिमम डाया है बार का, इट शुड नॉट बी मोर देन थिकनेस ऑफ स्लैब अपॉन 8, ठीक है। सो 1/8, सो 1/8 टाइम्स ऑफ द थिकनेस ऑफ द स्लैब होता है, ठीक। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा 1/8, ठीक है। इसको देखो कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पेसिंग ऑफ मेन बार्स इन RCC स्लैब शेल नॉट बी मोर देन। किसी RCC स्लैब में जो स्पेसिंग है मेन बार्स की, वो कितनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अभी देखा हमने कि स्पेसिंग की कंडीशंस जो हैं वो वही है 3D एंड 300 और 300, इसमें से जो भी मिनिमम रहेगा आपका, ठीक है, स्पेसिंग का यही है। तो 3 times द इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द स्लैब और 300 mm विच इज़ लेस,
4 टाइम्स ये नहीं है, ये भी नहीं है, 3 टाइम्स टोटल डेप्थ ऑफ द, टोटल डेप्थ नहीं होता, इफेक्टिव डेप्थ होता है। ठीक है, देखो ये दोनों ऑप्शन ए और सी दोनों आपको एक जैसे लग रहे होंगे, बट यहाँ पे इफेक्टिव डेप्थ बोल रहा है, यहाँ टोटल डेप्थ, बट इफेक्टिव डेप्थ का होता है, सो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल बार्स फॉर डिस्ट्रीब्यूशन स्टील रिक्वायर्ड फॉर श्रिंकेज एंड टेम्परेचर इफेक्ट इन अ स्लैब शैल नॉट बी मोर देन। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि डिस्ट्रीब्यूशन बार्स हमने क्यों प्रोवाइड करी, तो उसकी भी AST भी हमने निकाल लिया उसका, बट उसकी भी स्पेसिंग होती है, एंड दैट स्पेसिंग, जो स्पेसिंग होती है आपकी डिस्ट्रीब्यूशन बार की, उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं, लिमिटिंग कंडीशन, जैसे कि अभी हमने मेन पार्ट्स की देखी। तो ये जो स्पेसिंग है, इट शुड नॉट बी मोर देन 5D और 450 mm। ठीक है, जो भी इसमें से वैल्यू मिनिमम रहेगी वो, तो ये इस तरह से रहता है, 5D और 450 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा 5D और 450 mm, विच एवर इज़ स्मॉलर, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ रेनफोर्स्ड कंक्रीट स्लैब ऑफ 100 mm थिकनेस द मैक्सिमम साइज ऑफ रेनफोर्सिंग बार इज। 100 mm थिकनेस का आपका स्लैब है, मैक्सिमम साइज ऑफ रेनफोर्सिंग बार आपको बताना है। सिंपल, अभी सेम क्वेश्चन अभी मैंने पहले भी देखा कि हम क्या कर देंगे, इक्वल्स टू 100/8 कर देंगे। ठीक है, तो ऑप्शन आ जाएगा 8, 8 1 8, 2 16 एंड 12.5 mm आ गया आपका। सो मैक्सिमम 12.5 है, इससे कम ही लेंगे तो 12 mm आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द वन वे इन वन वे स्लैब रेशियो ऑफ लॉन्गर स्पैन टू शॉर्टर स्पैन इज़। हमें देखा कि वन वे के लिए क्या होता था, वन वे स्लैब के लिए Ly/Lx इट शुड बी ग्रेटर दैन 2 फॉर वन वे। तो इसको देख कितने टाइप से ये क्वेश्चन पूछा गया है। सो आपका ऑप्शन हो जाएगा Ly/Lx इज़ ग्रेटर दैन 2। ठीक है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डज द बेंडिंग टेक प्लेस इन अ वन वे स्लैब। वन वे स्लैब में बेंडिंग कहाँ पे होती है। सो वी नो कि शॉर्टर स्पैन, भी हमने पूरा आपका एक्सप्लेन किया मैंने आपको कि जो बेंडिंग होती है वो हमेशा शॉर्टर स्पैन के ही तरफ होती है। आप शॉर्टर स्पैन को ही लेके चलते हो कि वो बेंड करता है। ठीक है, तो ये आपका Lx है और शॉर्टर स्पैन को हम लोग क्या मान लेते हैं, Lx मान लेते हैं। ठीक है, सो बेंडिंग आपके शॉर्टर स्पैन की तरफ होती है। यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा अलॉन्ग शॉर्टर स्पैन। ठीक है, इन वन वे, याद रखना आप, वन वे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्क्वायर स्लैब विल बिहेव एज वन वे स्लैब। कौन सी स्क्वायर स्लैब है जो कि एक वन वे स्लैब की जैसे बिहेव करती है। ठीक है, कोई अगर आपकी स्क्वायर स्लैब है और वो वन वे स्लैब के जैसे तब बिहेव करेगी जब उसके दो अपोजिट साइड पे, अगर आप इस तरह से बना दो ना किसी भी स्लैब को, कोई स्क्वायर स्लैब है, ठीक है, और स्क्वायर है मतलब ये सारी साइड्स उसकी इक्वल है। ठीक है, तो स्क्वायर स्लैब जो होती है आपकी जनरली वो 2 वे स्लैब होती है। ठीक है, बट इट विल बिहेव एज अ वन वे स्लैब अगर आपने उसके सिर्फ 2 साइड्स पे सपोर्ट प्रोवाइड किया है, चारों साइड पे वो सपोर्टेड नहीं है, ओनली 2 साइड्स पे सपोर्टेड है, तो देन इट विल बिहेव लाइक अ वन वे स्लैब। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, सिंपली सपोर्ट अलॉन्ग 2 अपोजिट साइड, सिंपली सपोर्ट अलॉन्ग 3 एजेस, सिंपली सपोर्ट अलॉन्ग ऑल द 4 एजेस, सो सिंपली सपोर्ट अलॉन्ग 2 अपोजिट एजेस। तो 2 अपोजिट एजेस पे अगर वो सपोर्टेड होगी तो वो आपकी वन वे स्लैब हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन आपका है कि द वन वे सिंपली सपोर्टेड स्लैब फॉर अ रूम ऑफ प्लेन डायमेंशन 9 मीटर इंटू 4 मीटर carries ultimate working load of 9 kilonewton per meter. The design moment for the slab should be. सो आपको डिज़ाइन मोमेंट फाइंड आउट करना है स्लैब के लिए। ठीक है, हमने देखा कि डिज़ाइन मोमेंट हम कैसे निकाल लेते थे। MU आपका क्या होगा, आप सिंपली सपोर्टेड बना रहे हो, सिंपली सपोर्ट में आपका क्या होता है WU/L²/8। ठीक है, यही होगा। WU क्या है, आपको अल्टीमेट वर्किंग लोड दिया हुआ है। ठीक है, सो अल्टीमेट दिया है मतलब इसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपको इंक्लूड करके दिया है उसने। तो 9 इंटू L की बात, L कितना हो जाएगा आपका
आपका शॉर्टर स्पैन ही लोगे ना, LX लोगे, 1 वे स्लैब है तो एक 9 इंटर एक 9, तो ये LY आपका 9 है और LX आपका 4 है, तो यू विल टेक LX, ठीक है, बिकॉज हमारा शॉर्टर स्पैन ही प्रोमिनेंट है। तो यहाँ पे हम 4 का स्क्वायर ले लेंगे अपॉन 8, तो 9 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 8, 18 किलो न्यूटन मीटर आपकी वैल्यू आ जाएगी। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। तो इस तरह से आप डिज़ाइन मोमेंट स्लैब के लिए निकाल लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेसिक स्पैन टू इफेक्टिव डेप्थ रेशियो ऑफ अ सिंपली सपोर्टेड स्लैब स्पैनिंग इन वन डायरेक्शन, ठीक है। तो जो हमने कहा कि जो डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया होता है आपका, ठीक है, उसकी कुछ वैल्यूज़ होती हैं, जैसे कि बीम में हम देखते थे 7, 20, 26, यहाँ पे भी कुछ वैल्यूज़ होती हैं, तो वो वैल्यूज़ मैं आपको बता देती हूँ, L इफ़ेक्टिव बाई T की वैल्यूज़, ठीक है। तो ये जो वैल्यूज़ रहती हैं, पहली कंडीशन आपकी रहती है कैंटिलीवर की, फर्स्ट कंडीशन इज़ ऑफ कैंटिलीवर, ठीक है। ठीक है, तो कैंटिलीवर के लिए, और ये इसमें क्या होता है, इसमें आपका होता है माइल्ड स्टील के लिए आपकी वैल्यू अलग होती है और HYSD के लिए ये वैल्यू अलग होती है, ठीक है। तो अगर आप कैंटिलीवर की बात कर रहे हो तो कैंटिलीवर में तो ये दोनों वैल्यू सेम होती हैं, माइल्ड स्टील और HYSD दोनों में। बट अगर सिंपली सपोर्टेड है और वन वे है, मतलब कि स्पैनिंग इन ओनली वन डायरेक्शन, ठीक है, वन डायरेक्शन में भी इसको इस तरह से भी बोल सकते हो, तो ये वैल्यू आपकी रहती है, दिस वैल्यू इज़ 30, ठीक है। माइल्ड स्टील के लिए ये वैल्यू 30 हो जाती है, ठीक है। एंड जब HYSD की बात आती है तो इसी वैल्यू को हम 0.8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं एंड दिस वैल्यू विल बिकम 24, ठीक है। और अगर सिंपली सपोर्टेड है और 2 वे है या फिर स्पैनिंग इन 2 डायरेक्शन है, तो ये वैल्यू आपकी हो जाती है 35, ठीक है। और जब HYSD में करोगे आप 0.8 से मल्टीप्लाई करोगे इसको एंड दिस विल बिकम एज, सॉरी, इसकी वैल्यू हो जाएगी ये 28, ठीक है। नाउ द थर्ड आपका कंडीशन रहती है कंटिन्यूस की, ठीक है। तो कंटिन्यूस में, जो कंटिन्यूस होता है उसमें आपकी वैल्यू रहती है 40, और जब आप इसको HYSD के लिए करते हो तो ये वैल्यू आपकी हो जाती है 32। ये सारी वैल्यूज़ जो आपको पता होनी चाहिए, ये डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया आपका L इफेक्टिव बाई D की वैल्यू होती है ये सारी, ठीक है। तो याद कर लीजिएगा। ऑप्शन हमसे क्या पूछ रहा है, सिंपली सपोर्टेड स्लैब स्पैनिंग इन वन डायरेक्शन, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा 30, ऑप्शन डी। देखो माइल्ड स्टील और HYSD कुछ भी नहीं बोला है, बट फिर भी हम इसको 30 करेंगे क्योंकि 24 तो ऑप्शन में है नहीं दिया हुआ, तो 30 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर हम आज यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट आगे के जो भी क्वेश्चंस रहेंगे वो हम लोग पार्ट 2 में करेंगे, और पार्ट 2 भी ज़रूर देखिएगा हमारे वीडियो का, ठीक है। और आई होप अभी तक के जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए हैं वो आपके क्लियर हुए हैं। सो प्लीज़ अगर आपको थोड़ा भी हेल्पफुल हुआ है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसका पार्ट 2 ज़रूर देखिए, मैंने उसमें क्वेश्चन ऑफ द डे भी दिया है तो उसको भी कंप्लीट कीजिएगा आप। एंड जो भी हमारा और भी कंटेंट है उसको भी फॉलो कीजिए। अगर आपने लास्ट के जो भी सेशंस हैं वो नहीं देखे हैं तो वो भी देखिए, आपका RCC बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। एंड बाकी सब्जेक्ट्स भी मैं करूँगी आपके, वो भी कंप्लीट करा दूँगी, ठीक है। तो टिल देन कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड थैंक यू सो मच।